हो गया? रेडी है? पिछले क्लास में रिलेशन के बारे में बात किए थे, आज सीखेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे जाके अगर मैथ्स के साथ रहे तो फंक्शन का काफ़ी कुछ यूज़ करने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये मैंने पीडीएफ बना लिया था, तो इसमें जो जो लिखा हुआ है सिर्फ मैं उसको पढ़ के थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि मेनली हमें क्वेश्चंस को समझना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा थ्योरी जान लेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले क्या है, फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे उसका एक डेफिनेशन दिया गया होगा, ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। मतलब हम लोग एक रिलेशन को ही फंक्शन बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो। जैसे इसने बोला कि सेट ए के अंदर में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे कल हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे बना रहे थे ना, दो ऐसे एरो डायग्राम बना लेते थे ऐसे ऐसे करके। सपोज कर लो ये ए है और ये बी है, इसके पास में कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके पास में कुछ एलिमेंट्स होंगे। सपोज कर लो इसके पास में है 1 2 3 और इसके पास में है ए बी सी। तो ये क्या कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, मतलब अगर 1 ए को करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 बी को करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन इमेज। मतलब अगर ये बी के किसी एलिमेंट के साथ जाके टकरा रहा है तो बी के अंदर में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं इमेज, और ए के अंदर में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। तो अगर ए के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कहीं ना कहीं जाके एक एलिमेंट ऑफ बी के साथ टकरा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है। लेकिन इसके अंदर अभी और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, खाली एक बेसिक डेफिनेशन को समझाने के लिए ये चीज को हमेशा याद रखना कि रिलेशन फंक्शन तब होता है जब रिलेशन के अंदर में जो दो सेट है ए और बी, उसमें से सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ में जरूर जाके टकराते होंगे। आगे क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A। अब यहां पे जो नेक्स्ट लाइन लिख रहा है ना वो बहुत जरूरी है, एंड नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन f have the same first element। अब ये चीज को समझाने के लिए मुझे एक बार क्वेश्चन के थ्रू जाना पड़ेगा, और यहां पे एक फाइनल डेफिनेशन है, इफ f is a function from A to B and A and B belongs to F, then f of A equals to B, where B is called the image and A is called the pre-image। ये तो मैंने अभी बोला था ये बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको ऊपर ले चलो। ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वहां से एक रिलेशन हमने बनाया है r, और वो रिलेशन क्या है, नेचुरल नंबर के ऊपर ही है, सच दैट r इज अ सेट ऑफ ऑल x एंड y सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x एंड x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तुमको पूछा गया है कि व्हाट इज द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग कल कर ही रहे थे, और साथ में ये भी पूछ रहा है कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। अब ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया कि डोमेन भी पूछा, रेंज भी पूछा, कोडोमेन भी पूछा, और साथ में ये पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन होगा। तो सबसे पहले तो देखो, x को तुम यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर दे सकते हो, तो बदले में जो तुमको मिलेगा वो भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इसके सारे आंसर्स में देखना यही बात लिखी होगी, डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन जब रेंज की बात आ रही है, तुम यहाँ पे एक चीज देखो, रेंज के लिए उसने क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाइड। अब यहां पे एक और आखिरी बात क्या लिख रहा है कि सिंस एवरी नेचुरल नंबर n हैज वन एंड ओनली वन इमेज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब इस बात को कैसे समझेंगे, यहां पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज x को मैंने दिया 1, तो y क्या हो जाएगा। अब x को दिया अगर मैंने 2, तो y क्या हो जाएगा। अब अगर मैंने x को दिया 3, तो y क्या हो जाएगा, 6। सपोज करो इतने से, ये तो चलते ही रहेगा, इतने को लेके मैं ऐसे 2 बना लेता हूं,
ये ए जिसके अंदर हम लोग एक्स एलिमेंट को रखेंगे और ये बी जिसके अंदर हम लोग वाई एलिमेंट को रखेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो एक्स को ए के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 2 और 3, और बी के अंदर में आ गया 2 4 एंड 6। तो 1 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है और 3 6 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज देखो, सिंस एवरी नेचुरल नंबर n हैज वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। आया कुछ समझ में? लेकिन अगले एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। अब यहां पे क्या किया है उसने, बोल रहा है कि एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन विच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें रिलेशन जो दिया है वो फंक्शन का काम ना करे। अब ये कब होता है, इसी को जानने के लिए इस क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूं और यहां पे अब सॉल्यूशन को देखे बिना हम लोग क्या करेंगे, इसका एरो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसको ले लो, ठीक है। अब इसमें बताओ, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाता हूं तो यहां पे आ गया ए, यहां पे आ गया बी। तो ए के अंदर क्या क्या डालूंगा जल्दी बताओ, 2 3 4। और बी के अंदर क्या क्या आएगा, 1 1 दो बार नहीं लिखना, 1 और 2। अब देखो 2 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 4 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, यही है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, सिंस 2 3 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ आर, क्योंकि ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये डोमेन होता है, हैविंग देयर यूनिक इमेजेस। हैविंग ये देयर यूनिक इमेजेस मतलब 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 1 है और 4 का इमेज 2 है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। लेकिन क्या अगला वाला भी यही कर रहा है, ये जानने के लिए इसके लिए अब बनाते हैं। फिर से दो सेट बना लो, ए और बी। अब बताओ ए के अंदर कौन कौन आएगा, और बी के अंदर क्या क्या आएगा, चलो 2 3 4 ही लिख लेते हैं। अब 2 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 4 को भी करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 3 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 4 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से समझना। यहां पे 2 1 को करस्पॉन्ड कर रहा था, 3 1 को करस्पॉन्ड कर रहा था। तो हम लोग ये बोलेंगे, इधर देखो कि 2 के इमेज के नाम पे कौन है 1, 3 के इमेज के नाम पे कौन है 1, 4 के इमेज के नाम पे कौन है 2। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि एक ही सिंगल एलिमेंट के दो अलग अलग इमेज आ जा रहे हैं। मतलब 2 के लिए इमेज क्या है 2, और फिर उसी 2 के लिए इमेज क्या है 4। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट ए का, उसका एक ही करस्पॉन्डेंस होना चाहिए बी के अंदर में। लेकिन इसके क्या हो रहे हैं, दो करस्पॉन्डेंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके लिए लिखा होगा कि सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 corresponds to two different images 2 and 4, this relation is not a function। तो आगे जाके जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज जरूर देखना कि अगर एलिमेंट ऑफ सेट ए में कोई भी ऐसा निकल आए जिसके दो इमेज बन जाएं डी के अंदर में, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। आ रहा है कुछ समझ में? जैसे यहां के दो एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होने चाहिए। और यही बात यहां पे बहुत क्लियरली लिखा है कि सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 corresponds to two different images 2 and 4, hence this relation is not a function। अब इसी को जारी रखते हुए अगला वाला बनाते हैं, ये वाले को बनाते हैं, यहां बनाते हैं। ये बना लिया सेट ए, ये बना लिया सेट बी। अब बताओ सेट ए के अंदर कौन कौन है, सारे ही आ गए 1 2 3 4 5 6। और सेट बी में क्या है 2 3 4 5 6 7। 1 करस्पॉन्ड कर रहा है 2 को, 2 करस्पॉन्ड कर रहा है 3 को, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है 4 को, 4 करस्पॉन्ड कर रहा है 5 को, 5 करस्पॉन्ड कर रहा है 6 को, और 6 करस्पॉन्ड कर रहा है 7 को। तो यहां पे क्या रीजन लिखा है देखो, सिंस एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब एक्सरसाइज के अंदर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साइड में एरो डायग्राम बना लेंगे। एरो डायग्राम में क्या चीज देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए मस्ट हैव गॉट ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर वो है तो वो रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है ये चीज? अब चलते हैं इसी के ऊपर, और क्या दिया हुआ है। आई थिंक ये यहां पे खत्म हो जाता है, नहीं थोड़ा सा और है। हाँ, ये क्वेश्चन था तुम्हारे एक्सरसाइज के अंदर में। इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे मिसलेनियस के अंदर में। तो फिलहाल तो अभी इसी को कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन है ना, मूवमेंट में थोड़ा दिक्कत कर रहा है।
चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन को पहले करते हैं। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर में, ध्यान से पढ़ लो क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है 2x+1, और बदले में हमें ये चार चीजें निकालनी है। क्या क्या? एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, एफ बाई जी अपॉन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एफ प्लस जी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है कि एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करना। तो उसने देखो ऐड किया यहां पे और लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। एफ माइनस जी ऑफ एक्स का क्या मतलब होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स करना है। तो देखो यहाँ पे उसने माइनस किया है, तो माइनस करते समय ध्यान रखना एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लग जाएगा तो 2x-1 हो जाएगा, हाँ या ना। और इसका क्या मतलब होगा कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया 2x+1 के साथ, ब्रैकेट खोल दिया। और लास्ट वाले में क्या मतलब होगा इसका कि एफ एक्स को हमने डिवाइड करना है जी एक्स के साथ में, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x+1। ये तो इजी है, ऐसे क्वेश्चन तो कर लेंगे हम लोग आराम से। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी था ना, अच्छा आई थिंक यहां पे ना खत्म हो गया, स्लाइड ओवर हो गया, ये रहा। अब देखो ध्यान से, अच्छा उसको बढ़ाना था, मैं उसको खींच रहा था। चलो अब इसको देख के कर सकते हैं हम लोग इसी तरह से। क्या क्या करना है देख लो एक बार जल्दी से। इसके अंदर में भी ऐसे ही सिचुएशन दिया हुआ है। सबसे पहले कौन आ गया, एफ एक्स की वैल्यू जो कि दे रखी है √x, और फिर जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है x। तो f प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करना पड़ेगा। किया उसने ऐड, देखो यहाँ पे। उसके बाद वाले में क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करना पड़ेगा। तो देखो दोनों को माइनस क्या होगा, √x माइनस एक्स आ गया ये। फिर मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ जी, तो इसको क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। किया उसने देखो, x इंटू √x। अच्छा x √x को x की पावर 3/2 लिख सकते हैं, ये कैसे हुआ बताओ, नहीं बता। √x का मतलब क्या होता है, जैसे x का पावर में 1 हुआ यहाँ पे, √x का मतलब होता है x के पावर में 1/2। अब जब बेस सेम होते हैं पावर डिफरेंट होते हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, मतलब x के पावर में हो जाएगा ½ + 1, और ½ + 1 को ऐड करके देखोगे 3/2 आएगा। और यहाँ पे भी देखो इसी तरह से एफ बाई जी जब कर रहे हैं तो हम लोग को एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। तो एफ एक्स अपने पास क्या है, √x को लिख लो x के पावर में 1/2, और जी एक्स क्या है अपने पास में x। तो इस केस में क्या होता है, जब अपॉन में होता है तो ये पावर माइनस होते हैं, मतलब ½ -1 करेंगे तो आ जाएगा x के पावर में -1/2। मेरे ख्याल से एग्जांपल्स तो समझ में आ गए, ये सारे एग्जांपल्स की बातें थी। फंक्शन समझ में आ गया, रिलेशन फंक्शन कब होता है, उसके अंदर से ऐसी चीजें कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हैं जो कि इसके दूसरे स्लाइड में मैंने बनाया था। तो एक बार वापस चलते हैं स्लाइड के अंदर में। ये है तुम्हारा मेन जो है फंक्शन, ये वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, फिर से अब देखो बिना सॉल्यूशन के हमारे पास में तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो एक एक करके इसके सॉल्यूशंस को हम लोग स्टडी करते हुए जाएंगे। वापस येलो पेन में आ जाते हैं, अभी देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। पहले देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, क्योंकि जब रिलेशन फंक्शन बनेगा, इफ इट इज अ फंक्शन देन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हम लोग सबसे पहले इसका एरो डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट पार्ट का। दो सर ऐसे बना लिया, एक के ऊपर लिख दो ए, एक के ऊपर लिख दो बी। अब बताओ ए के अंदर क्या क्या दिख रहा है, 2 5 8 11 14 17, और यहां पे 1। 2 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 5 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 8 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 11 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 14 1 को होगा, ये बिल्कुल होगा। मतलब एवरी, इसमें लिखना पड़ेगा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज गॉट अ यूनिक इमेज इन सेट बी, हेंस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। जैसे हमने वहां पे लैंग्वेज देखा था। डोमेन की अगर बात करें तो इसका डोमेन क्या क्या होगा बताओ जल्दी।
हाँ, जो तुम्हारे फर्स्ट ये बात 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। और रेंज क्या होगा इसका 1। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर समझ में आ ही गया, तुम लोग को ब्रैकेट में जरूर लिखना। अब आते हैं सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में अगेन ऐसे दो ओब्लॉन्ग्स बना लो ए एंड बी। अब बताओ इसके डोमेन के अंदर, मतलब ए के अंदर क्या क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। और इसी के बी सेट के अंदर क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जरा देखें ध्यान से, सबका हो रहा है कि नहीं? 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 7। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज गॉट अ यूनिक इमेज इन सेट बी। ऐसा लिखना पड़ेगा, सिंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज गॉट अ यूनिक इमेज इन सेट बी, हेंस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब डोमेन और रेंज जल्दी जल्दी बताओ। जो दिख रहा होगा सबसे पहले 2, 4, 6, 8 करके 40। बस, बहुत बढ़िया। तो ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसको स्टडी करते हुए चले जाओ और उसका बताओ वो है या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं था जो फंक्शन वो नहीं है। वो कैसे पता चल रहा है? फिर से एक बार काम करते हैं, दो ऑब्लॉन्ग बना लेते हैं। ये लिखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है? और अगर नहीं है तो फिर डोमेन रेंज नहीं मिलेगा इसका। तो आएगा 1 एंड 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 5। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? 1 3 को भी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 1 5 को भी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकते, इसी वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। और ये अगर फंक्शन नहीं होगा तो फिर इसका डोमेन और रेंज नहीं निकल सकता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालना है। तो अभी पहले समझेंगे कि डोमेन और रेंज एक फंक्शन के लिए क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, डोमेन हम लोग उन वैल्यूज को बोलते हैं जिसको अगर हम लोग एक्स की जगह डाल दें फंक्शन में तो फंक्शन हम लोग को एक रियल वैल्यू देगा। जैसे इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस का मॉड ऑफ एक्स। अब सोचो, क्या मैं एक्स के जगह कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं? कोई दिक्कत है क्या? जीरो से प्रॉब्लम नहीं है। जीरो इज अ रियल वैल्यू। रियल वैल्यू जब तक तुम्हारा फंक्शन दे रहा है तो जितनी वैल्यूज की वजह से दे रहा है वो सारे डोमेन है। अब यहां पे तुम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, फ्रैक्शन में डालो, रूट में डालो, तो बदले में तुमको एक एफ एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि डोमेन इस केस में होगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और ये जो रियल नंबर्स होते हैं इसके अंदर में सारे तरह के नंबर्स आ जाते हैं, स्टार्टिंग विथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। या फिर इनको इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। लेकिन रेंज, रेंज उन वैल्यूज को बोलते हैं जो हम लोग को फंक्शन देता है जब हम एक्स की वैल्यू डालते हैं। जैसे एक्स तो कुछ भी तुम डाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहां पे क्या होगा? अगर तुम कोई भी वैल्यू एक्स की डालोगे तो बदले में तुमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। सोच के देखो, सपोज करो तुमने यहाँ पे एक्स की जगह डाला 1 तो तुम्हारा एफ एक्स क्या बन जाएगा? -1। लेकिन अगर तुमने डाला होता एक्स की जगह -1 तब भी एफ एक्स क्या होता? देखो -1 जब बाहर निकलेगा तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये माइनस तो फिर भी रहेगा ना। इसका मतलब है यहां पे जब रेंज लिखने जाओगे तो यहां पे तुमको लिखना पड़ेगा माइनस इंफिनिटी से जीरो। जीरो डालते ही जीरो आ जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी को ऐसे ओपन छोड़ देंगे क्योंकि इंफिनिटी किसी को नहीं पता होता, लेकिन जीरो जरूर आएगा तो जीरो को इंक्लूड कर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर आ ही नहीं सकता। तो डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बट रेंज क्या है? यहां पे रेंज को लिख दो, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ये याद रखना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये इसका रेंज। ठीक है, आई थिंक हल्का सा समझ में आया, लेकिन अब इसके बाद क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसका भी यही काम करना है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है रूट का 9 - x²। अब यहां पे जो मैं बात बोलूंगा उसको ध्यान से समझना। रूट के नीचे, आज ही एक चैप्टर तुमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट के नीचे अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हम लोग रियल नहीं बोलते, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो अगर कोई x की वैल्यू यहां पे डालने पे ये रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू आने लगे तो फिर वो रियल वैल्यू नहीं होती है और वो डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता। तो हम लोग को यहां पे क्या समझना है कि 9 - x² चूंकि रूट के नीचे है तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। और जिन वैल्यूज की वजह से ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा वही इसके डोमेन के पार्ट होंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, 9 - x² है तो ये बन गया 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x², या फिर x² की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू
9। अब ये वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पे तुम इसको एक काम कर सकते हो, x की वैल्यू सोचना स्टार्ट करो, इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अगर मैं कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड 3, आएगी या नहीं? तो इसका मतलब है कि -3 से लेके 3 तक जितने भी वैल्यूज होंगे x के, इंक्लूडिंग -3 एंड 3, दे ऑल विल गिव यू पॉजिटिव नंबर। रूट के नीचे पॉजिटिव चाहिए ना, तो -3 से 3 के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं, अब सपोज कर लो मैंने -3 लिया तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं एक एक करके, रुको। x की वैल्यू अगर मैंने -3 ली तो fx क्या हो जाएगा, सोच के बताना जरा, यहाँ -3 डालना, x की जगह -3 डाल दो ना, 0, तो fx की वैल्यू 0 होगी। 0 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, रियल वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद ले लो -2, क्योंकि उसके बाहर नहीं जा सकते। अब -2 डालोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ fx की वैल्यू। नहीं, यहां x की जगह -2 डालो ना, कितना हो जाएगा, 9 माइनस -2 कस कर, हाँ 9 - 4 √5, √5 से कोई दिक्कत नहीं है, सब रियल वैल्यूज है। अब x की जगह -1 डालो, बोलो कितना आएगा, √8 से कोई दिक्कत नहीं, 2 रहने दो। x की जगह 0 डालो, बोलो कितना आएगा, बोलो, 9 नहीं आएगा, 3। अब इसी के पॉजिटिव वैल्यूज लेते जाओ, x1, x2, x3, तो ये तुमको देगा करस्पॉन्डिंग सेम वैल्यूज, fx हो जाएगा √8, 2 डालने पे fx हो जाएगा √5 और 3 डालने पे fx हो जाएगा 0। तो ये जो वैल्यूज है इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन, जो कि मैंने यहां ऑलरेडी बता दिया है। और रेंज कहां से कहां तक है, देखो 0 से स्टार्ट होकर 3 तक ही तो जा रहा है ना, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से 3, इंक्लूडिंग, ये ब्रैकेट मालूम है ना, इंक्लूड करने वाला ब्रैकेट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आएगा तुम्हारा, ये सर पूछेंगे, देख लेना। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, एक बार इसको रिवाइज मार देना, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन इजी हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, तुमको एक फंक्शन दे दिया है और उसके अंदर वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हंसते हंसते निकाल लेंगे। तुम्हारा फंक्शन क्या है, 2x - 5। सबसे पहले वाले पार्ट में क्या निकालना है, f(0), बोलो क्या आएगा, 2 × 0 - 5, दैट मीन्स इक्वल्स टू -5। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, f(7), जल्दी बोलो क्या आएगा, 2 × 7 - 5, 14 - 5, दैट इज इक्वल्स टू 9। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, f(-3), बोलो क्या आएगा, 2 - 11, -6 - 5 -11। ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले में तुमको वो बता रहा है कि एक टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है और उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह के पहले पिछले क्लास में भी थे। वो तुमको बोल रहा है कि T(c) लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और उसको तुमको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये रिलेशन लिख लेते हैं, Tc = 9c/5 + 32। फर्स्ट पार्ट, अगर तुमको T0 निकालना है, क्या करोगे, 0 + 32 आ गया, 32 आ गया, खत्म यहाँ पे। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, T(28), अब क्या करेंगे, 9 × 28/5 + 32, इसका मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो। 32 × 5 होता है 160, 28 × 9 करके देखना, ये बन जाएगा तुम्हारा 252। तो 252 + 160, ये हो गया 21412/5। ऐड तो कर ही सकते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, देखो T(-10), ये कितना हो जाएगा, देखो कट जाएगा, 9 × -2 होता है -18 + 32, मतलब इसका आंसर हो गया 14। अब मैंने इन सबको तो एक तरफ कर लिया क्योंकि ये इजी थे। अब बढ़िया वाला क्वेश्चन अब आ रहा है। बढ़िया वाला क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या बोल रहा है, पहले ही तुमको T(c) की वैल्यू दे दिया है 212, मतलब ये वाला साइड ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे लिख लो 212। और तुमको निकालना क्या है, c की वैल्यू, क्योंकि उसने बोला क्या है, c निकालने के लिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 9c/5 + 32। अब बताओ c कैसे निकालें, यहां से क्या करें, इधर भेज दो, 212 - 32 = 9c/5। इसको जल्दी से माइनस कर लेते हैं, ये 180 दे देगा तुमको, देगा, तो 9c/5 नीचे बैठ गया।
अब 9 इसको काट देगा, 9 इसको काटेगा, 20 हो जाएगा। अब 20 इंटू 5 कर लो, सी की वैल्यू 100 आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। इन सब में रेंज निकालना है। रेंज का मतलब क्या होता है, एक्स नहीं, एक्स तो तुमने पहले ही बोल दिया कि एक्स तुम ले सकते हो कोई भी रियल नंबर में। अगर एक्स पूछा होता तो एक्स का मतलब होता है डोमेन, बदले में क्या मिलेगा वो होता है रेंज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस 3x, और उसने बोला है कि x कोई भी रियल नंबर की वैल्यू ले सकता है बट वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसमें कुछ वैल्यूज डाल के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू लेते हैं 1, बोलो एफ एक्स क्या आ रहा है, -1। अभी x की वैल्यू 2 लिया तो एफ एक्स क्या आ रहा है, करो, -4। अब एक और वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 3 ले लो, बोलो एफ एक्स क्या आ रहा है, ऑल नेगेटिव नंबर। और ऑल नेगेटिव लिखने से पहले तुमको कैसे लिखना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो जिसमें नहीं आ रहा है, जीरो हम लोग ला ही नहीं सकते इसके अंदर में, तो ये इसका आंसर होगा। माइनस इंफिनिटी टू जीरो इज द रेंज, ऑल नेगेटिव नंबर्स। अब उसी तरह से सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चले जाओ, वहां पे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स को कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। अब सोचो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, मतलब यहां पे तुम एफ एक्स जब भी निकालोगे किसी भी वैल्यू की वजह से, अगर तुम यहां नेगेटिव भी डालते हो तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से प्लस इंफिनिटी, 0 कभी नहीं आएगा, प्लस ओपन कर दोगे। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। अब इसमें सोचो, इसमें क्या सारे वैल्यू नहीं आ जाएंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया, दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सारे आ जाएंगे, और इन सबको जनरलाइज करना है तो सीधा लिखो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और जब इंफिनिटी ले लेते हैं तो उसको हमेशा ओपन छोड़ देते हैं। दिस इज द रेंज। आ गया समझ में। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म हो गया ये वाला एक्सरसाइज।